हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जो लेसन नंबर 1 था हमारे पास वो था इनकम, सोशल इंश्योरेंस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, मतलब हम देखते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता किस तरीके से है, मतलब इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है, वो कैसे किया जा सकता है। अब तक हमने देखा क्या था, अब तक हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो कवर कर चुके हैं। इनकम क्या होता है, इनकम के बेस पे इनइक्वालिटी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर हमने ये देखा कि कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी कौन से होते हैं। अब हम समझेंगे कि हम जो इतनी इनइक्वालिटी है इसे कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें बजाय 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे पॉसिबल है। पहले समझते हैं क्यों इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की नीड है। हम सबने एक चीज देखी थी, इनइक्वालिटी एक समाज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से होता क्या है कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही रिच होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जो है रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा रिसोर्स को एक्यूमुलेट कर रखा होता है। लेकिन कुछ इतने पुअर होते हैं जिनके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं हो पाते जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही फुलफिल कर पाए। यानी कि अब इंडिया की बात करो तो इंडिया में वो लोग गरीब होते हैं जिनके पास खाने के रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, सर पर छत नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, बेसिक नेसेसिटीज। यानी कि कुछ पीपल ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं HNIs, है ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो तो बोलता अमीर है, ठीक है, अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा ही गरीब है ना, जिनके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के पैसा नहीं है। तो इस केस में इनइक्वालिटी का कंट्रोल किया इनइक्वालिटी कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि जो रिसोर्सेज जिन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज को अपने अंदर समेट रखा है उनको थोड़ा सा और लोगों में बांटा जाए, ताकि उन लोगों की लाइफस्टाइल जो अच्छी नहीं है, ठीक, उनको भी अच्छी की जा सके। तो इसके लिए हम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जहां पे हमें जरूरत पड़ती है इनकम के रीडिस्ट्रीब्यूशन की। और ये सिर्फ इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आप चाहे कह लो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वो किस तरीके से होता है वो समझते हैं। हाँ, मेनली हम इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स इनकम ही है, क्योंकि बाकी रिसोर्स तो हम इनकम के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं, लेकिन इनकम होगी जब तो इसलिए हम बात करते हैं इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की। तो इन प्रैक्टिकली एवरी नेशन इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो चाहे कोई सा भी नेशन हो, हर एक जगह इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। द सोशल टेंशंस कॉज्ड बाय द सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अनरेस्ट्रेंड ऑपरेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस थ्रेटन द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये भी देखो, तो सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो कुछ टेंशंस क्रिएट होती है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी किसके पास होती है, जो प्रॉपर्टीज है होते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। तो वहां पे कुछ सोशल टेंशन डेवलप होते हैं क्योंकि वो रिसोर्सेज को अपने तरीके से यूज करते हैं और बाकी समाज के हिस्से को डराते भी हैं कि भाई सब कुछ उनके कंट्रोल में है, अगर उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं वो जो है रिसोर्सेज को बांट नहीं पाएंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। अब आजकल ये आप देखो हो क्या रहा है, जो कुछ बिजनेसमैन है जिनके पास ज्यादा नेटवर्थ है वो अपने तरीके से जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, कई ज्यादा लेऑफ्स भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी जो है ना वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। मिनिमाइज करने के लिए तो मशीनरी यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम आती है। लेकिन हो क्या रहा है, जब आप इंडिया जैसी कंट्री में बात करो, अगर सारे काम मशीन्स करेंगी सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो भाई जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट और नहीं बढ़ जाएगी, वो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब जो है ना कहीं कैपिटलिज्म की फाउंडेशन होती है। तो ये सब, और ये भी नहीं, और जो हमारे पास ये ऑपरेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस है थ्रेटन द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म, और ये कैपिटलिज्म की फाउंडेशन को भी हिलाकर देते हैं। कैपिटलिज्म किया ही इसलिए ज्यादा है ताकि जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप कर सके, ग्रो कर पाए। लेकिन अगर हमने सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो सिर्फ बिजनेसमैन के हाथ में छोड़ दिए तो बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं, जो सोशली हमें देखने को मिल भी रही हैं आजकल, है ना। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, यही नहीं हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और एक्सप्लॉइट कर भी किन के रहे हैं, सिर्फ उन अमीरों के लिए जो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सारे फायदे तो सिर्फ उन लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं सबको झेलने पड़ रहे हैं।
तो देयरफॉर देयर इज ऑलवेज सम प्रेशर टू रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटी। तो कोई तो तरीका होना चाहिए इनकम की डिस्पैरिटी को कम करने का, which can be done by adopting income redistribution। वो कैसे कर सकते हैं? इनकम की रिडिस्ट्रीब्यूशन करके, redistribution strategy and putting in place policies to fight poverty। और ऐसी पॉलिसीज पुट करनी चाहिए जिससे गरीबी भी कम हो पाए। तो ये तो हो गई, ये तो हो गया मेन फंडामेंटल बात कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होता क्यों है, क्यों करते हैं हम रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब मेन चीज समझते हैं कि भैया ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कौन कौन चीजें यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये वाला, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, यानी कि अमीरों से पैसा लो, गरीबों का भला करो। आप सीधा ही समझ सकते हो ये क्या है हमारा, बिल्कुल सिंपल है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। अब बात है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जिनकी इनकम ज्यादा उन पे ज्यादा टैक्स, जिनकी इनकम कम उन पे कम टैक्स। सिंपल सा मतलब ये होता है। इसका मतलब जो अमीर हैं, जो इतना ज्यादा वेल्थ जनरेट करके बैठे हैं, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिए और उस टैक्स के पैसे को यूज करना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर में। यानी गवर्नमेंट जो है लोगों का भला करने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज डेवलप कर सकती है उस टैक्स को लेके, जिससे होगा क्या कि अमीरों का जो पैसा कमाया हुआ है उस पर टैक्स लग के जो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, जो गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू सोर्स होता है टैक्स ही, है ना। तो टैक्स से ही गवर्नमेंट जो है मेजर रेवेन्यू सोर्स, मेजर रेवेन्यू जनरेट करती है और वो गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्च सकती है? पब्लिक के ऊपर खर्च कर सकती है, जिससे पब्लिक में कहीं ना कहीं वो पैसा बटेगा और पब्लिक को अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, पब्लिक एक कंट्री खुश रहेगी, इलेक्शन में वो सरकार बनेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ऐसा होता नहीं है ना। अमीरों को पता है टैक्स कैसे बचाना है, अमीरों को टैक्स बचाना आता है। बहुत से अमीर तो ऐसे तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरते, ठीक है। लेकिन कहने की बात है कहीं ना कहीं देश चलता कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से ही है। पर एक अगर मेन बात यहाँ पे देखी जाए तो वो चीज़ भी ये है कि कहीं ना कहीं अब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या टैक्सेशन कम है? इंडिया में सिर्फ अमीरों पे टैक्स नहीं है, गरीबों से ही वो टैक्स जाता है। आप मिडिल क्लास ही देखो, सबसे फालतू अगर हम बर्डन देखें टैक्स का अगर किसी सेक्टर पे, तो मिडिल क्लास पे है ना। उसे ज़्यादा इनकम ना होने के बावजूद भी टैक्स भरना पड़ता है। अब कई जने ये बोलेंगे भैया अभी हालिया बजट आया है, जो टैक्स है वो 12 लाख से ऊपर की इनकम पे लगा दिया गया है। अरे भाई से क्या चेंज हो जाएगा? मेन टैक्स जो है ना वो डायरेक्ट टैक्स के तौर पे नहीं जाता, क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी इनकम है वही तो भर रहा है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे से लेके बूढ़े सब भर रहे हैं, हर चीज पे लग रहा है। अब जैसे मान लो जो पर्सन इनकम जनरेट नहीं कर रहा, क्या वो टैक्स नहीं भरता? वही भरता है, पर वो भरता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब वो जो भी चीज खाएगा, जो भी चीज पिएगा, चाहे फूड हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी फैसिलिटीज वो एंजॉय कर रहा है, उन सब पे टैक्स लग रहा है। और वो किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेनली पैसा किससे निकाला जा रहा है? गवर्नमेंट का, जीएसटी के जरिए। अब तो वैसे हमने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी नाम दे दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके जरिए गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर रही है और वो सब लोगों पे लग रहा है। तो इनकम टैक्स करने से काम चले, क्योंकि हमारे देश में मेरे हिसाब से अगर डाटा देखें तो ऑलमोस्ट शायद 8 करोड़ लोग जो हैं वो आईटीआर भरते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें से 3.5 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, बाकी सब नील आईटीआर फाइल करते हैं, यानी कि कम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो उससे तो मेन इनकम है ही नहीं। मेन इनकम किससे है? जीएसटी से। और वहाँ का रेवेन्यू भी ऐसा है जो पब्लिक फैसिलिटीज पर खर्च नहीं किया जा रहा। मतलब इतना पैसा जनरेट होने के बावजूद भी पब्लिक फैसिलिटीज में इतनी लैक देखने को मिल रही है कि जो बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो भी कई लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स को यूज करें, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स को यूज करें, तो उसके जरिए जो है ना हम कहीं ना कहीं भला कर सकते हैं समाज के उस तबके का जिसको हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया है, या फिर उस तबके का जिसको बिल्कुल पब्लिक फैसिलिटीज बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है कि जो जिनके पास इनकम ज्यादा है, जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनका वेल्थ ज्यादा है, उन पर टैक्स को बढ़ा दे, उनसे पैसा ले और उस पैसे को यूज करे नॉर्मल पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, जैसा करती भी है, पर और अच्छे से करना चाहिए। लेकिन एक इसका उल्टा भी होता है। अगर गवर्नमेंट, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट गैप कम करने की कोशिश कर रही है, किनके बीच में? रिच के बीच में, पुअर्स के बीच में। कि ऐसा ना हो कि रिच पर्सन का रिच हो जाए, ठीक है, कि भाई मतलब रिच पर्सन जो हम बोलते हैं ना हमेशा कि रिच पर्सन जो है वो और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका गैप लगातार बढ़ रहा है और उनके गैप कम करने का तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही होता है कि उनसे टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसा लो और उसे यूज करो, ठीक है, बाकी नॉर्मल पीपल्स को सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड करने में एज अ पब्लिक फैसिलिटीज।
ठीक है, ऐसा करके गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन हमें इस उल्टे की बात कर रहा था, लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट इसका उल्टा करती है कि वो उनसे टैक्स ना लेके सिर्फ टैक्स लेती रहती है लोअर क्लासेस से या फिर मिडिल क्लासेस से, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं वो गैप और ज़्यादा बढ़ता रहेगा दिन प्रतिदिन, तो समाज के लिए वो और ज़्यादा नुकसान वाली बात हो जाएगी। तो वही सब यहाँ पे समझते हैं। जनरली एक्नोलेज्ड दैट अ नेशंस टैक्स सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन अ पर्सन्स कैपेसिटी टू पे टैक्सेस। तो जनरली हम देखने को मिलता है कि पर्सन की ना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उससे टैक्स लिया जाता है, कि पर्सन की इनकम कैसी है वो इसके हिसाब से टैक्स देगा। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा उस पर उतना टैक्स, जिसकी इनकम जितनी कम उतना कम टैक्स। ठीक है, ये चीज होती है। तो दिस सजेस्ट दैट टैक्सेस शुड बी प्रोग्रेसिव। ये दिखाते हैं कि जो टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं इन नेचर, मीनिंग दैट इनकम्स बिलो अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, कि अगर किसी की इनकम एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के नीचे है, शुड बी फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, उन्हें फ्री रखा जाना चाहिए टैक्स पे करने से। एंड एज इनकम इंक्रीजेस अबव दिस थ्रेशोल्ड, और अगर इनकम उससे ऊपर है तो द टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज, तो टैक्स रेट भी इंक्रीज होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज ऑन गुड्स कैन नॉट बी रेडिली बी मेड प्रोग्रेसिव। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी प्रोग्रेसिव टैक्स का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी गैप कम नहीं करना पड़ता। इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि सबको सेम भरना पड़ता है। जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, जो 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है, उसको भी इनडायरेक्ट टैक्स सेम भरना है। और जो 10,000 रुपए महीना भी कमा रहा है, 50,000 महीना भी कमा रहा है, उसको भी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सेम भरना है अपनी गुड्स पे और अपनी सर्विसेज पे। तो इसलिए इसको जो हम कहीं ना कहीं इसका पार्ट नहीं मानते हैं। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज एंटिसिपेटेड टू इंक्रीज इन फेवर ऑफ द कंपैरेटिवली पुअर इफ इनकम टैक्स इज मॉडरेटली प्रोग्रेसिव। अब यहाँ पे अब देखो क्या लिखा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एंटिसिपेटेड टू बी इंक्रीज, क्यों इंक्रीज हो रहा है, इन फेवर ऑफ द कंपैरेटिवली पुअर के केस में, कि मतलब पुअर केस में अच्छा हो रहा है इफ इनकम टैक्स इज मॉडरेटली प्रोग्रेसिव। अगर इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, पुअर्स को मिलेगा, यानी कि पुअर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ तो टैक्स देने से राहत है, टैक्स नहीं देना पड़ रहा, दूसरा जो अमीर लोग टैक्स भर रहे हैं वो भी उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, तो ये उनके लिए एक अच्छी बेनिफिट वाली बात होती है। हाउएवर इन रियलिटी अ नंबर ऑफ एग्जम्पशंस, ठीक है, एंड वाइड स्प्रेड टैक्स इवेजन, और जो वाइड स्प्रेड टैक्स इवेजन है इंपेयर प्रोग्रेसिविटी ऑफ इनकम टैक्स, दस डिक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी एंड अ टूल फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कुछ एग्जम्पशंस होते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कुछ लूप होल्स होते हैं जिनको देख के अमीर लोग भी अपना इजीली टैक्स बचा लेते हैं, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं कम से कम टैक्स भरने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो ये चीज़ होती है हमारे पास मेन चीज़ कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स को शो करते हुए, भरते हुए कैसे हम जो है कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से, बैरियर्स टू अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन रेस, कास्ट एंड क्लास। इसकी बात हमने पहले नहीं करी थी कि कुछ अपॉर्चुनिटी जो है ना वो रेस के बेस से मिलती है, कास्ट के बेस से मिलती है और क्लास के बेस से मिलती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है हमें रिसोर्सेज के। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस टॉपिक पे, तो हम सभी ये बात जानते हैं कि एजुकेशन के बेस पे या फिर स्किल के बेस पे लोगों की सैलरी डिफर करती है ना। इस बात सब एग्री करेंगे कि भाई कुछ वेल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए हो गए, जिनका काम होता है टैक्स बचाना है ना अमीरों का, सीए हो गए, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूँ डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, ठीक है, तो ये सब जो है ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं अपने प्रोफेशन के जरिए। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना कोई प्रॉपर स्किल है, ना कोई प्रॉपर एजुकेशन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें लेबर फोर्स का हिस्सा माना जाता है, जो कहीं ना कहीं अपना टाइम ट्रेड करके पैसा कमा रहे होते हैं, है ना, और वो भी मिनिमम वेजेस, वो भी जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और कई बार तो उन्हें वहाँ पे भी एक्सप्लॉइट किया जाता है उनके वर्क कंडीशंस के तौर पे, उनके वर्किंग आवर्स के तौर पे, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें कम वेजेस देके। अब यही पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, इन अ सोसाइटी नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। हम बोल तो देते हैं कि ये राइट है कि हमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन समाज के अंदर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस नहीं होता। क्या सब बच्चे पढ़ पाते हैं? ऐसा भी नहीं है।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से जिन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें बचपन से ही पैसा जनरेट करने में काम में लगा दिया जाता है। आपने सुना होगा ना कि हमारे देश में 14 ईयर्स तक की एजुकेशन कंपलसरी है। कहाँ है कंपलसरी? अपने आसपास आके देख लो, आपको बहुत जगह से लोग दिख जाएंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रिक्ट रूल है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन नहीं पालन किसका हो रहा है? कुछ नहीं। हमारा लॉ एंड ऑर्डर तुम सबको पता ही है किस लेवल पे चल रहा है, क्योंकि इससे बकवास तो हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकते, इतना स्लो, इससे बकवास। लोगों के अंदर खौफ नहीं है, हीनियस क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कोई भी तुरंत जो है इमीडिएट कोई एक्शंस नहीं लिए जाते। ठीक है, और अगर बंदा ऊपर से पावरफुल है और अमीर है, फिर तो भाई उसे लेवरेज करो भाई, जो करना है बचाने के लिए। पॉलिटिक्स की पावर आ जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट की पावर आ जाएगी, या फिर कुछ नहीं हुआ तो फाइनेंशियल पावर आ जाएगी। तो इस लेवल का लॉ एंड ऑर्डर है, जो कि मेरे हिसाब से इससे घटिया चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि लोग बिल्कुल डरते ही नहीं है कुछ भी हीनियस क्राइम करने से। उन्हें पता है कुछ होगा ही नहीं, ज़्यादा क्या हो जाएगी, 2 साल की जेल, 3 साल की जेल, 5 साल की जेल, केस लंबा चलेगा, फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को। तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबके पास अपॉर्चुनिटी का जो प्रॉपर एक्सेस नहीं है। कुछ रूल्स जो है ना वो सिर्फ बुक्स में ही लिखे गए हैं, उसे रियलिटी में कभी अप्लाई नहीं किया गया है। तो आप लोग पढ़ पा रहे हो, अच्छी बात है, हम पढ़ पाए, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई हमारे पेरेंट्स हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ दी, हमें फैसिलिटीज़ दी जिससे हम अच्छी एजुकेशन हासिल कर पाए, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें सरकारी में भी नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है, इतना एजुकेशन महंगा हो चुका है। फिर आप ये बात भी छोड़ो, ठीक है, चाहे महंगी की बात नहीं करता भाई, गवर्नमेंट स्कूल में तो ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं भेज पा रहे, उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी कम है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा लैक है, इतनी कम है रिसोर्सेज की। तो ये जो होता है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ का इक्वल एक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और फिर हो सकता है कल को बच्चा बड़ा भी हो जाए तो क्या वो उसी इनकम में रह जाएगा? क्यों? क्योंकि एक अच्छी इनकम होने के लिए या तो वो एक अच्छे स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा उसे। चलो अच्छे स्किल के ऊपर नहीं भी काम करना है, ठीक है, तो प्रोफेशनल जॉब के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही। तो यही चीज़ है कि समाज में सभी पर्सन्स को इक्वल एक्सेस नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ का। पीपल फ्रॉम वर्किंग क्लास डोंट हैव मच फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी पीपल वर्किंग क्लास के हैं उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टू पिक देयर जॉब्स इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कि वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अपनी जॉब ले पाएँ, सिंस दे फ्रीक्वेंटली लैक द नॉलेज। तो कई बार क्या होता है, उनके पास नॉलेज की कमी होती है, एजुकेशन की कमी हुई, ठीक है, ट्रेनिंग की दिक्कत हुई, नेसेसरी टू बिकम वेल पेड प्रोफेशनल। तो ये सब जरूरत है, क्योंकि बिना नॉलेज से कौन जॉब देगा, बिना एजुकेशन के कौन जॉब देगा, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के कौन एज अ प्रोफेशनल जॉब दे सकता है? नहीं दे सकता। तो वेल पेड प्रोफेशनल बनने के लिए उन्हें इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो दे आर अनेबल टू एनरोल इन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, तो वो अपने आप को प्रोफेशनल प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर सकते और परस्यू हायर एजुकेशन ड्यू टू देयर अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से है ही नहीं जहाँ पे उनके पेरेंट्स उनके ऊपर इतना मोटा खर्चा कर पाए जिसके जरिए वो हायर एजुकेशन ले पाए। चलो खर्चा छोड़ो, एक होता है ना कि पेरेंट्स इतना भी सपोर्ट कर पा रहे हैं कि जा भाई तू पढ़, 4-5 साल तो एक्स्ट्रा दिए कॉलेज के बाद, उतना भी फंड नहीं है लोगों के पास, कई लोगों के पास। ठीक है, तो वो सब दिक्कतें आ रही हैं। तो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होने की वजह से ना तो वो अपने आप को अपस्किल कर पाते हैं, ना ही किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम का पार्ट बन पाते हैं, ना ही परस्यू कर पाते हैं किसी हायर एजुकेशन को। अब आगे समझते हैं। इन जनरल पुअर पीपल विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो जो पुअर पीपल है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, किसके साथ? लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, आर अनेबल टू स्टार्ट बिजनेस। अब सिंपल सी बात है, वो चीज़ तो कर ही नहीं पा रहे कि भाई पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अपस्किल नहीं कर पा रहे, क्यों? पैसे की कमी की वजह से। तो बिना पैसों के वो बिजनेस कैसे कर लेंगे? तो वही चीज़ है। तो पुअर पीपल विद लिमिटेड रिसोर्सेज आर अनेबल टू स्टार्ट बिजनेस और एंगेज इन एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ना ही वो किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हैं। अगला पार्ट क्या आता है? इन एक्चुअली ओनली इंडिविजुअल्स विद सॉलिड इन फाइनेंशियल फाउंडेशन, तो वो लोग जिनकी सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन हैं, जिनके पेरेंट्स ने अच्छा खासा पैसा तो जो बोलते हैं धन कमा रखा है, ठीक है, इकट्ठा कर रखा है, तो उन लोगों के लिए बढ़िया है, क्योंकि उन लोगों को एक बैकअप मिल जाता है, तो वो एलिजिबल होते हैं एक अच्छे करियर के लिए, चाहे वो बिजनेस में हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, एंड हाईली पेड प्रोफेशनल्स। और यही नहीं, वो इतना पढ़ भी सकते हैं कि जिनके जरिए उन्हें एक हायर प्रोफेशनल जॉब मिल जाए।
अगला पॉइंट क्या था, बस एक नोट है काफी इंपोर्टेंट। अब ये तो मैं बात कर ली कि अपॉर्चुनिटी की दिक्कत कैसे है, रेस के अकॉर्डिंग भी होती है। अब थोड़ी सी रेस और कास्ट की बात कर लेते हैं। अब तो तुमने नॉर्मल बात करी है, इसका रेस कास्ट से कोई रिलेशन नहीं था, हमने सिर्फ एक नॉर्मल क्लास की बात करी, रिच क्लास और पुअर क्लास की। अब थोड़ा सा बात करते हैं कास्ट के ऊपर और थोड़ा सा बात करते हैं अब रेस के ऊपर। जब हम रेस और कास्ट की बात करते हैं तो मैंने एग्जांपल उसी का लिया हुआ है, डिस्पैरिटी इन सैलरीज बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक। हमें देखते हैं कि जो सैलरीज में डिफरेंस है व्हाइट और ब्लैक के, कहाँ पे, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके हो, सॉरी यूएसए हो, साउथ अफ्रीका हो, यूके मान लो आप, इज मोस्टली ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन दीज नेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई जो फेयर लुक के लोग हैं वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, जिनका लुक फेयर नहीं है, ठीक है, फिर जो ब्लैक है उनको अच्छी सैलरी नहीं देंगे, उनको बेकार काम देंगे, लो वेजेस पे रखेंगे, वर्किंग कंडीशंस बेकार मिलेगी, तो बहुत सी दिक्कतों का सामना। वैसे तो अब धीरे धीरे ना लोग जो है एजुकेशन के बाद अवेयर होते जा रहे हैं, ये चीज़ें कम हो रही हैं। कम क्या, आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब ऐसे कास्ट के ऊपर ही बात करते हैं हम कि भाई ये छोटी जात का है, ये तो ये काम करेगा, हम बड़ी जात के में ये काम करेंगे। अगर आप देखो तो कास्टिज्म के अकॉर्डिंग भी लोग को एक्सप्लॉइट किया जाता था। क्योंकि अगर मैं आपको बात करूँ, थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, वो भी वैदिक काल की, अर्ली वैदिक काल की, तो उस टाइम पर मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे जो है ना ऐसा कुछ नहीं था रूल। लोग बोलते कि पहले से बटा हुआ है ये कि 4 तरह के वर्ण होंगे, नहीं, वो काम के अकॉर्डिंग था कि या तो लोग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उनको ब्राह्मण बोल लेते थे, क्षत्रिय हो गई कुछ जो लड़ने जाते थे, ठीक है, और एक शूद्र हो गए जो रथ वगैरह छोटे मोटे काम करते थे, ठीक है, और एक और होती थी वैश्य, सॉरी हाँ वैश्य, जो बिजनेस करते थे, है ना। तो ये 4 हमारे क्या था, मेन वर्ण व्यवस्था थी। धीरे धीरे ना इसे जन्म जात को बना दिया कि जो उस परिवार में जन्म लेगा वो भी वही सेम काम करेगा, लेकिन ये था किसके अकॉर्डिंग, जब क्या काम कर रहे हो। लेकिन आजकल देखो, आजकल में इतनी प्रिविलेज तो है कि कोई भी पर्सन किसी भी जात से हो, ठीक है, किसी भी कास्ट से हो, ठीक है, और किसी भी रेस से हो, उसको कम से कम इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई प्रोफेशन चूज कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में दिक्कतें आती रहती हैं समाज की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो ये सब बात आ गई, ये सब भी कारण बनती है इनइक्वालिटी का, कि कहीं ना कहीं जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिन लोगों का इतिहास में बैकग्राउंड मजबूत था, ठीक है, जिन्होंने जो अच्छी जाति के थे, जिनको बोलते हैं अपर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, उन्हें अच्छा पैसा कमाया, जो लोअर कास्ट के उन्हें बार बार एक्सप्लॉइट किया गया, आज उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है हम सबको भी। चाहे मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, क्या अगर मान लो मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या मुझे आरक्षण का फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब रिजर्वेशन देखनी पड़ रही है ना, चाहे हम लोगों को फॉलो ना करते हो, चाहे मेरे दोस्त हर कास्ट से हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है वो जो चीजें जो हमारे उससे पेरेंट्स ने करी हूँ या फिर एंसेस्टर्स ने करी हूँ, उन चीजों का भुगतान तो हमें करना पड़ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करके, क्योंकि हर जगह कोटा चलता है, हर जगह आरक्षण है, हर जगह रिजर्वेशन है, तो वो सब चीजें हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट, वो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एबिलिटी डिफरेंसेस। अब बात कर लेते हैं एबिलिटी डिफरेंसेस की। अब एबिलिटी भी लोगों की अलग अलग होती है, तो इसकी वजह से मैं पहले पॉइंट में कर चुका हूँ जब मैं पढ़ा रहा था आपको कोजेस ऑफ इनइक्वालिटी। फिर भी यहाँ पे आया तो ये भी कारण बनता है, इनइक्वालिटी कारण ही बनता है, और ये एक रीजन भी है। अगर ये खत्म कर देता है तो इनइक्वालिटी यहाँ भी खत्म हो सकती है, और अगर एबिलिटी डिफरेंसेस खत्म हो जाए तो भी इनइक्वालिटी खत्म की जा सकती है। अब एबिलिटी डिफरेंसेस में क्या है, आपने एक चीज देखी होगी कि भले ही कुछ लोग गरीब हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, अच्छी वेल्थ कमा लेते हैं, अच्छा इज्जत कमा लेते हैं, अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हैं। क्यों? अपने मेहनत और टैलेंट के दम पे। टैलेंट से के लिए कुछ नहीं होता, वही बात है, टैलेंट है बट मैं कुछ कर नहीं रहा तो कुछ फायदा नहीं उस टैलेंट का। उस टैलेंट का फायदा जब है जब मैं उस टैलेंट के साथ हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ। तो वही चीज यहाँ पे है, डिफरेंसेस इन पीपल्स इंडिविजुअल स्किल्स। जो पीपल्स की इंडिविजुअल स्किल्स उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, तो कैन बी यूज टू एक्सप्लेन वेल्थ डिस्पैरिटीज। तो ये कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं वेल्थ डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम अपनी स्किल्स यूज करते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। कब? जब हम मेहनत करने को तैयार होंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं कि लोगों की एबिलिटी डिफरेंसेस होती हैं। अब जिनके पास एबिलिटी कम है, जिनके पास स्किल्स कम है, अब उन्हें दुनिया जो भी काम कह रही है उन्हें वो काम करना पड़ता है, ठीक है, तो और बेचारों को सैलरी भी मिनिमम मिलती है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि मेरा पोटेंशियल लेवल क्या है, मैं क्या चीज कर सकता हूँ, मैं कैसे खुद को बेहतर बना सकता हूँ, तो हम वो चीज अप्लाई करते हैं, हमें लाइफ में बेहतर बनते चले जाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे हैं। तो डिफरेंसेस इन पीपल्स इंडिविजुअल स्किल्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन वेल्थ डिस्पैरिटीज। सम पीपल आर एनर्जेटिक, अब कुछ हाईली एनर्जेटिक है एंड हार्ड वर्किंग है। ये पॉइंट मैंने उस टाइम भी समझाया था कि भाई मैंने ऐसे बहुत से लोगों को जिन्होंने टैलेंट भरमार है, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे कि उन्हें सफलता
पता मिल जाए, ठीक है। अब कुछ हमारे जैसे भी हैं, चाहे इतनी स्किल हो चाहे ना हो, अब टीचिंग स्किल की लोग बोलते हैं चाहे इतनी स्किल हो चाहे ना हो, हाँ बट मेहनत में कंसिस्टेंसी है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो हर फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो कोशिश हो रही है कि भाई धीरे धीरे जो अपने आप को एक अच्छे स्किल पे लेके जाया जा सके, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई शेयर कर दिया करो, अच्छा लग रहा है इतनी ज़्यादा वीडियोस और इतने कम सब्सक्राइबर, ठीक है, थोड़ा सा अब तुम ही लोग सपोर्ट करोगे। मैं तो कुछ भाई एड्स वगैरह ना, मैं कुछ मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है। बहुत से जने बोलते भी हैं कि सर इतनी सारी वीडियोज़ इतने कम सब्सक्राइबर्स, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, बट मुझे अभी इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा, ठीक है। तो बाकी फिर भी तुम्हारा काम है ये कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, या फिर उन बच्चों में जिनका एग्जाम होने वाला है, जिनको वैल्यू मिल सकते हैं वीडियो से, उनको शेयर भी कर दिया करो वीडियोस को। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं बात करता एनर्जेटिक और हार्ड वर्किंग होने की। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सच पीपल फॉल सिग्निफिकेंटली बिहाइंड अदर्स इन सोशल स्ट्रक्चर, और वो कहीं ना कहीं लोगों से बहुत, अब देखो जो एनर्जेटिक और अर्थ हार्ड वर्किंग है वो तो काफ़ी आगे निकल जाएंगे, और बाकी लोग क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, वेयर कंपटीशन इज फियर्स। द एवरेज सैलरी ऑफ दिस पीपल इज हायर देन दैट ऑफ द अनमोटिवेटेड एंड स्लगिश फोल्क्स। तो इनकी जो सैलरी है, इन लोगों की जो सैलरी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी उन लोगों से जो ये एक तो या तो अनमोटिवेटेड है, जिनको पता ही नहीं वो उनका अंदर का पोटेंशियल क्या है, वो क्या अचीव कर सकते हैं, या फिर वो स्लगिश है। स्लगिश का मतलब पता है क्या होता है, आलसी, है ना। स्लगिश फोल्क है, बस पड़े रहने का पसंद है, पड़े रहने दो, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने दो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने दो, उन्हें फील ही नहीं होता कि बेरोजगारी है हमारी ज़िंदगी में। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, और गवर्नमेंट वैसे कर रही है, उन्हें फील ही नहीं हो रही कि आप बेरोजगार हो, उनको बिजी तरह रख दिया है, फ़ोन चलाने में बिजी। एक 15,000 का फ़ोन आता है, ठीक है, 200 का रिचार्ज हो गया, आराम से बैठ के अब रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। लाइफ में यही नहीं पता लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, ना ही कुछ फिक्स करना है कि मुझे इस डायरेक्शन में कुछ बढ़िया करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है ना, किसको बोलते हैं, अनमोटिवेटेड पीपल को। फिर उनकी लाइफ जो है रैंडम ही निकल जाती है पूरी की पूरी। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है और कंसेप्ट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बची है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और किसी भी तरह की दिक्कत हो, सजेशन हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने चैप्टर में समझाई कि आप लोगों को भी अपने करियर पे ऐसे ही काम करना चाहिए ताकि आप लोग अपने आप को बेहतर बना सको, आपकी फैमिली को एक तरह से आपके अंदर एसेट नजर आना चाहिए कि अगर हमने इस पर्सन में पैसा लगाया है, इस पर टाइम लगाया है, तो ये हमें बदले में कुछ ना कुछ वापस पे ऑफ करेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, माँ बाप सबके बूढ़े होते हैं, मेरे ही बूढ़े हो रहे हैं, सबके बूढ़े होते हैं, ठीक है, एक स्टेज आने के बाद। तो हमें काम जो है वो इस तरीके से करना चाहिए कि इन फ्यूचर जो भी उन्होंने हमारे लिए तकलीफें सही, जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, हम उनको है ना, उनका फल दें, उनको बेनिफिट दें। वैसे तो मैं इतनी ज्ञान की बातें करता नहीं, बस बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइसेस बहुत किए हैं। अगर आप एक चीज़ देखो तो अगर वो हमारे पर खर्चा नहीं करते तो वो बहुत से रिसोर्सेज जो हैं अपनी बहुत सी ज़िंदगी को और अच्छे से गुजार सकते थे, बट उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। तो हमारा भी उस फर्ज बनता है कि मेहनत करें, उनकी लाइफ को धीरे धीरे बेटर करते चले जाएं। तो बस मिलते हैं, आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, ठीक है, तो उतार लो भाई।